स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान परीक्षाओं में जीएस का महत्व लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ऐसी कंडीशन में जब परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक होती हैं तो उस समय रिवीजन में बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या पढ़ें हम, क्या छोड़ दें। तो इस हिस्से में आज ये तीसरा वीडियो हम लोगों का है। पिछली दो वीडियो में हमने बात की हुई है कि 21 टॉपिक दो वीडियो के अंदर में कवर करने का प्रयास किया गया है। आज की इस वीडियो में बैक ईयर में आए हुए कुछ प्रश्नों पर हम लोग बात करते हैं और उन प्रश्नों से क्या प्रश्न बन सकते हैं, कम समय में 30 से 35-40 मिनट में आप 100-150 प्रश्न को कैसे रिवीजन कर सकते हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले जानते हैं, एक प्रश्न है हमारे पास में। सबसे पहला प्रश्न था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इनमें से कहाँ हुई थी। विकल्प के तौर पर है, 4 विकल्प हैं, भगवान बुद्ध की पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, 2 मिनट में इसको समझते हैं। सबसे पहले बुद्ध का मतलब कर रहे हैं, बुद्ध जब शब्द होता है, इस बुद्ध का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या प्राप्त हो गई है, ज्ञान प्राप्ति जिसको हो गई है, उस व्यक्ति को हम बुद्ध कहते हैं या जागा हुआ कहते हैं। ठीक, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपसे, इसी बुद्ध से आपसे पूछ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप बताइए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के 2-3 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। एक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत पूछा आता है, सिद्धार्थ। ठीक, इनका वंश बहुत पूछा जाता है, इनका वंश क्या है आप बताइएगा, शाक्य इनका वंश है। बाकी गौतम बुद्ध में बहुत सब कुछ है, बौद्ध धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है, हम सब पे बात नहीं करें, हम मेन चीज़ों पे केवल बात करेंगे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध, गौतम इनका गोत्र है और बुद्ध का मतलब है जागा हुआ। सिद्धार्थ का मतलब है जो सिद्धियों को प्राप्त कर ले व्यक्ति, वो सिद्धार्थ है। वंश क्या है इनका, शाक्य है। इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया हैं इनकी। ठीक है, तो वंश क्या है इनका, शाक्य। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, गौतम बुद्ध से और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनका जो गृह त्याग है, गृह त्याग जो है, ये गृह त्याग की घटना इनकी क्या कहलाती है। तो आप बताइए कि इनकी घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। और अगर इसका प्रतीक आपसे पूछा जाए, इसका प्रतीक बताइए, तो प्रतीक क्या है इसका, घोड़ा है। ठीक, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है उर्वेला में, और उर्वेला बोध गया में है। बोध गया कहाँ है, बिहार में है। वृक्ष पूछते हैं तो पीपल का वृक्ष है। दिन पूछते हैं तो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, वैशाख पूर्णिमा का दिन है। घटना अगर की बात करते हैं तो घटना को आप बता सकते हैं कि जो ये घटना है ये संबोधि की घटना कहलाई है ना। तो नदी पूछा जाता है कई बार में कि किस नदी के किनारे हैं, तो आप बता सकते हैं कि फल्गु क्या है ये, या इसी नदी को हम क्या कह सकते हैं, निरंजना कह सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति हुई। और क्या पूछ सकते हैं, गौतम बुद्ध से पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन में आप बताइए कि जो पहला उपदेश है गौतम बुद्ध का, है ना, सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध का क्या रहा है। तो आप बताइएगा, पहला उपदेश इन्होंने दिया हुआ है ऋषिपतनम में। ऋषिपतनम, या इसी को आप कह सकते हैं मृगदाव। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सारनाथ में। प्रश्न भी आता है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो आप ऋषिपतनम बताइए। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में, या बनारस आप इसको कह सकते हैं, गंगा नदी के किनारे है। वरुणा और रसी नदी के संगम पर बसा हुआ है। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो पहला उपदेश यहाँ है, 5 साधकों को इन्होंने दिया हुआ है। ये पहला उपदेश 5 साधकों को दिया हुआ है। और इन 5 साधकों को अगर ये प्रश्न है कि क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में, तो आप इसको कह सकते हैं कि क्या कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक, और अगर आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि गौतम बुद्ध का जो निर्वाण हुआ है, निर्वाण मतलब यानी कि मृत्यु जो हुई थी, है ना, मृत्यु, इस निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण की घटना इसको कहा गया है। मृत्यु की अगर बात कर रहे हैं तो मृत्यु कहाँ है इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, कुशीनारा, आज की डेट में कुशीनगर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये प्रश्न में है ना। अगर आज की बात में प्रश्न और पूछा जाए, इस पर थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे कुछ प्रश्न पर कि प्रश्न पूछा सकता है आपको कि लाइट ऑफ एशिया है ना, लाइट ऑफ एशिया इसमें से किसे कहा जाता है, तो आप गौतम बुद्ध को बता सकते हैं, गौतम बुद्ध को आप बता सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कई बार पूछा गया है कि धातु के बने हुए सिक्के किसके समय प्रकट हुए, तो गौतम बुद्ध के समय में। कम समय में अगर हमको रिवीजन करना है तो हम कुछ प्रश्नों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे के हम लोग है ना, आगे हम लोग बात करें। प्रश्न नंबर दूसरा इसमें से कि आर्य समाज की स्थापना इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले अगला प्रश्न यह है कि प्रश्न यह है कि आर्य समाज के बारे में बताइए। आर्य समाज क्या है? आर्य जो शब्द है आप जानते हैं, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कुलीन कहिए या विजात कहिए, आर्य है ना। प्रश्न ये है कि कई बार इस प्रकार से इस प्रकार है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। ये एक सिंधु सभ्यता के बाद का प्रश्न है। निवासी कहाँ के थे, तो आप बताइएगा कि मध्य एशिया के निवासी थे आर्य, मध्य एशिया के निवासी थे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा एक विद्वान है जिसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा, और मैक्स मूलर ने आर्यों को सबसे पहली बार क्या माना है? जाति माना है ना, कि आर्यों को सबसे पहली बार जात की बात है। आर्य समाज की बात कर रहे हैं, 1875 की बात कर रहे हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने की है, और कहाँ की थी? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में दयानंद सरस्वती ने किया है। क्या क्या प्रश्न और इससे बन सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं? सबसे पहले प्रश्न बात कर रहे हैं कि अगर दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। दूसरे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कुछ में कि इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम क्या है, कई बार पूछा गया है, तो आप बताइए। इनका मूल नाम है मूल शंकर। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तो इनके गुरु कौन थे, तो आप बताइए। विरजानंद है, विरजानंद इनके गुरु हैं। शुद्ध आंदोलन कई बार पूछा जा चुका है, आप बताओ शुद्ध आंदोलन की बात कर रहे हैं। पुस्तकों की अगर आपसे बात की जाती है तो पुस्तकों में जरूर ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है। नारा अगर बात करते हैं, नारा क्या है, तो आप बताइएगा कि नारा इनका बड़ा फेमस रहा है। एक तो इसका रहा है भारत भारतीयों के लिए, और दूसरा प्रसिद्ध नारा रहा है वेदों की ओर लौटो। ठीक, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में स्थापना की हुई है। मूल नाम मूल शंकर हैं, गुरु विरजानंद हैं। शुद्ध आंदोलन कई बार पूछा गया है इसमें से। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पूछी गई है। नारा भारत भारतीयों वेदों की लुटो, बैक टू द वेदास, इंग्लिश में भी कई बार आ जाता है। तो अगर ये नहीं होता है तो आप कह सकते हैं आर्य समाज की। ठीक, बाकी बात करते हैं थोड़ा सा आर्य समाज की। अगर हम बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न आता है इसमें से, है ना। एक ब्रिटिश पत्रकार की बात होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न बहुत बार आता है, एक ब्रिटिश पत्रकार है, इस ब्रिटिश पत्रकार का नाम है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल एक पत्रकार है, और इस पत्रकार ने अपनी एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को कहते हैं इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक इन्होंने लिखी, और अपनी इस पुस्तक में वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को कहा, और साथ में एक व्यक्ति हैं तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी को। इन दोनों को उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं। ठीक है, क्या हैं? भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं। कौन? अगर व्यक्ति में पूछा जाता है तो तिलक जी की बात जरूर करिएगा, और अगर संस्था की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम आर्य समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तिलक जी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। आप जानते हैं तिलक जी से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछा सकता है कि आप बताओ, एक नारा है
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये इन्होंने एक नारा दिया हुआ है ना। तिलक जी से संबंधित क्या है, दो पत्रिका बड़ी पूछी जाती है इनकी, दो पत्रिका, एक केसरी में पूछी जाती है, केसरी, और दूसरी है मराठा। ये दो पत्रिकाएं हैं। तिलक जी से संबंधित कुछ उत्सव बड़े पूछे जाते हैं। उत्सव में आपको ध्यान में रखना है, एक है गणपति और एक है गणेश। ठीक है, गणेश उत्सव, ये दोनों है ना, शिवाजी और गणपति दो उत्सव हैं तिलक जी के, ये दोनों महाराष्ट्र के अंतर्गत में हैं। ठीक, पुस्तकों की अगर आप इससे बात कर रहे हैं कि पुस्तक आप जरा बताइए, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस रही है, तो आप बताइएगा कि गीता रहस्य। गीता रहस्य एक पुस्तक है जिसको इन्होंने लिखा था मांडले जेल में, मांडले जेल में रहते हुए लिखा, और मांडले जेल कहाँ पड़ता है, म्यांमार में है ना। तो तिलक जी से थोड़ा सा जान रखिएगा इन सारे प्रश्नों का, कि बाकी तिलक जी से बहुत सारे प्रश्न में हैं, तो आपको बस इतना 3-4 प्रश्न पे बात करनी है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। हमको ये जानना है, लिपि की बात कर रहे हैं है ना। तो पहले देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या क्या प्रश्न इस टाइप के प्रश्नों से लगातार पूछे गए हैं। तो एक तो हम लोग चलते हैं, 2-3-4 प्रश्नों पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिंधु सभ्यता पर। सिंधु सभ्यता में एक प्रश्न पूछा आता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है। आप बताइएगा, भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। दूसरा यह है, पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी, है ना। एक और प्रश्न पूछा जाता है अशोक पर। अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक है ना। ठीक, अशोक से संबंधित है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि है। तो कई बार ऐसा आता है कि इसकी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार, तो प्रश्न ये है, जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। अशोक ने अभिलेख लिखे थे। अशोक के अभिलेखों को अगर कभी इस प्रकार के भी प्रश्न बन जाते हैं कि अशोक ने क्या लिखे हैं, अशोक के अभिलेख थे, और इसके अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने। और इनकी भाषा, इनकी लिपि कैसी थी, ब्राह्मी थी। ठीक, हिंदी की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। हिंदी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बताइएगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी आपसे पूछी जा सकती है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बताइएगा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक इसी प्रकार से उर्दू की बात हो तो आप बताइए उर्दू किस में लिखी जाती है, इसकी फारसी लिपि होती है। इसी में बात हो रही है ना, उर्दू फारसी लिपि में होती है। फिर इसी में बात हो रही पंजाबी भाषा की, तो आपको ध्यान में रखना है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो यही हमारा प्रश्न है कि गुरमुखी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, गुरमुखी जो लिपि है, गुरमुखी जो लिपि है वो संबंधित किससे है, तो आप बताइए गुरु अंगद। गुरु अंगद ने इस लिपि को सबसे पहली बार चलाया। और गुरु अंगद कौन से थे, दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु थे, है ना। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। गुरु नानक देव सबसे पहले गुरु थे, और इनके बाद गुरु अंगद की बात है। गुरु अंगद को क्या कहा जाता था, इनका एक नाम था लहना, है ना। तो कई बार प्रश्न पूछा गया इस प्रकार के कि गुरु नानक जो देव हैं, है ना, उनसे, उनके शिष्य कौन है, गुरु अंगद है, लहना, और इन्हीं ने गुरुमुखी लिपि चलाई है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दूर कर रहे हैं। इसी गुरुमुखी जहाँ मिलता है, ऐसे ही आपको एक प्रश्न मिलेगा गुलरुखी, गुलरुखी। तो ध्यान रखिएगा, गुलरुखी कोई लिपि नहीं थी, है ना। गुलरुखी शीर्षक, शीर्षक से एक शासक कविता लिखता था, कविता लिखता था, और उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक शासक था, और सिकंदर लोदी किस वंश का है, तो जवाब दीजिए लोदी वंश का शासक है ना। लोदी वंश जो है वो दिल्ली पर
दिल्ली पर सबसे पहला अफगान वंश था। दिल्ली पर सबसे पहला जो वंश रहा है लोदी वंश, जिसके संस्थापक था बहलोल लोदी, है ना। तो सिकंदर लोदी से प्रश्न बन सकते हैं आपसे। जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कबीरदास जी जो थे, कबीरदास वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के सम थे। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए भूमि मापन के लिए इसने एक चलाया था सिकंदरी गज। सिकंदरी भूमि मापन था, सिकंदरी गज की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आगरा जो नगर की बात कर रहे हैं, आगरा जो नगर है, इस नगर को भी बसाने का काम किसने किया है? सिकंदर लोदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ठीक है, मिटाते हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा क्या होता है? तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मानचित्र हम लोग बना रहे हैं और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर दे रहे हैं यूँ, ताकि थोड़ा सा समझने में हमको आसानी हो जाए। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली तो स्थितियाँ हम जरूर समझें कि इस स्थिति तक समझने के लिए ये पूरे भारत का मानचित्र बना हुआ है। ये जो स्थिति हमारे सामने कुछ इस तरीके से रखी गई है, ये दरअसल पानी है। ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एरिया जो है किसके है? ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है। इस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? अरब सागर है। एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से को हम श्रीलंका कहते हैं। ये हिस्सा जो इधर का है ये म्यांमार का है। ऊपर से एक बड़ा सा क्षेत्र है, ये चीन का है। ये नेपाल का हिस्सा है, ये भूटान का हिस्सा है और ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ठीक, इधर बात करें तो बड़ा सा जो क्षेत्र है वो चीन ही है लगातार में। इधर का जो एरिया है वो अफगानिस्तान का है। इधर का एरिया ये पाकिस्तान का है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा पूछा है। मुख्य भूमि का भारत का दक्षिणी बिंदु नहीं पूछा है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर हम भारत के मानचित्र को कुछ इस तरीके से बनाना शुरू करें तो सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछेंगे ना। सबसे पहला तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि आप इस बात को पहले समझिए कि अगर मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं तो मुख्य भूमि का क्या मतलब है। ये जो इसका हिस्सा आप देख रहे हैं सब जल है। एक मुख्य भूमि जहाँ पर हमने बनाया है, एक ये है हिस्सा है, एक उत्तरी बिंदु ये है, एक इधर का बिंदु है और एक इधर का बिंदु है। ठीक, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से जो है। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक पॉइंट हमारा बिल्कुल यहाँ पड़ता है, इस वाले पॉइंट को। और ये अरब सागर में एक छोटे छोटे से इस प्रकार से द्वीप हैं और इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो लक्षद्वीप कहते हैं इन द्वीपों को। और इसी के ठीक नीचे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से देश हैं जिस देशों को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है मालदीव। तो भारत की स्थितियों का हम थोड़ा सा बात करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए थोड़ा सा कि अब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल जलमग्न है। ये हिस्सा पूरा का पूरा जलमग्न है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन पूछा किसको जा रहा है? ये प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दोनों में अंतर है। तो समझते हैं थोड़ा सा कि जब भी कभी बात होती है हमसे कि क्या क्या इधर से बात करते हैं थोड़ा सा। अगर प्रश्न आपसे ये बनता है कि आप बताओ भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की अगर बात आपसे कर रहे हैं तो पूर्वी जो बिंदु है आपका वो यहाँ पड़ जाता है इस एरिया में। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम किबिथु बोलते हैं, है ना। किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो पश्चिमी बिंदु की हम लोग बात कर रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग गुहार मोती कह सकते हैं या गौर माता कहते हैं। ठीक है, और ये हिस्सा कहाँ है? गुजरात में। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं
यह है इंदिरा काल, इंदिरा काल है ना, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा काल। इस हिस्से की हम बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और ये है निकोबार में, निकोबार में एक द्वीप पड़ता है ग्रेट निकोबार, निकोबार में भी ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और इसकी हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन कहाँ है भैया, तो आप बताइए, कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु का हिस्सा है ना। अब लौट के आते हैं अपने प्रश्न पर। तो भारत का सबसे उत्तरतम उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, अर्थात इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। 2004 में सुनामी जब आई तो सुनामी में ये इसका 90% जो हिस्सा है जलमग्न हो गया है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, कभी भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो बात इसकी यहाँ किसकी कर रहे हैं, केप कोमोरिन की बात कर रहे हैं, कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो कौन सा है, वो केप कोमोरिन है। कौन सा है, ये वाला हिस्सा है केप कोमोरिन का है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना, कि इसी प्रश्न को समझाने के लिए अगर कभी आपसे बात होती है कि उत्तर से दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, कि उत्तर से दक्षिण भारत की, है ना, कितना है, तो आप बताइए कि 32-14 है। और अगर पश्चिम से पूरब की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है 29-33 किलोमीटर है ना, 29 से 33 किलोमीटर। अर्थात कि गुहार मोती से लेकर के अगर हम बात करें सीधे किवित तक, तो इसकी जो दूरी है कितनी है, वो 29-33 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम जब इसकी दूरी की हम बात कर रहे हैं, इस दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है, 32-14 किलोमीटर है ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए हम इन लोगों ने बात की है केप कोमोरिन क्या है और इंदिरा पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, यही से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न इसी पे है। ठीक, अगर सूर्योदय की बात कर रहे हैं तो इसका नाम है अरुणाचल। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये है आपको, जब भी कभी बात होती है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अगर यहाँ बात होती है सूर्यास्त की बात रही है, सूर्य की किरणें भारत में किस राज्य से विदा होती हैं, है ना। अगर विदा आपसे कह रही हैं तो विदा कहाँ से होंगी भैया, विदा होंगी गुजरात में। ठीक, इसके क्या कारण है हम आपको बताएंगे इसमें। ये सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो यहाँ होता है, और सूर्यास्त सबसे पहले बाद में। ये हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर जब पढ़ेंगे तब इस पर बात होगी, किसी जगह पे सूर्योदय और सूर्यास्त किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बात करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, इंसुलिन का प्रयोग इनमें से किस बीमारी के उपचार में होता है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग इनमें से किस बीमारी के उपचार में होता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इस बात के लिए कि यहाँ हमको चलना है एक प्रश्न पे, चर्चा करते हैं ग्रंथि की। ठीक है, आमतौर पे अगर ग्रंथ की बात होती है तो आप बताइएगा कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। एक होती हैं बहिर्स्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं आपको ये समझना है, ये नलिका युक्त होती हैं, नलिका युक्त होती हैं। और अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका विहीन होती है ना। अब इन दोनों में हमको जानना क्या है, हमको समझना है इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी, इन दोनों का यानी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि बहिर्स्रावी में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आ सकती हैं। देखिए, अगर अश्रु ग्रंथ की बात कर रहे हैं, अश्रु ग्रंथ की बात करें, लार ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ठीक, किसी इस टाइप की ऐसे बात कर रहे हैं, है ना। दुग्ध ग्रंथियों की सी बात कर सकते हैं आप, दुग्ध ग्रंथ की अगर बात हो रही है तो ये सब क्या है, ये सब बहिर्स्रावी नलिका युक्त हैं। अंतःस्रावी की बात कर रहे हैं तो इसमें पूछा था पीयूष, है ना, पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पिट्यूटरी, है ना। ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है ना। तो सबसे छोटी कह रहे हैं, अंतःस्रावी की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे छोटी की अगर बात करें, सबसे छोटी
ग्रंथि बताइए, वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष या पिट्यूटरी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसी में ध्यान रखिएगा थायराइड की बात होती है आपसे, थायराइड की बात हो रही है, इसी को हम थायराइड को इसी को हम कहते हैं अवटु, अवटु। और इसी में पैराथायराइड की बात कर रहे हैं, पैराथायराइड की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसे पैरा अवटु बोलते हैं, है ना। तो ये सारी जितनी ग्रंथियां हैं, है ना, इनकी बात करें। अगर सबसे बड़ी की बात करें अंतःस्रावी की, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, थायराइड होती है। इन दोनों के बीच का अगर उदाहरण कभी आपसे पूछा था, इन दोनों का शरीर में, ये सब अंतःस्रावी के बहिर्स्रावी के, लेकिन अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी का एकमात्र अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, वो अग्न्याशय है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसे पैंक्रियास बोला जाता है ना। अग्न्याशय या पैंक्रियास की हम बात कर रहे हैं, है ना, पैंक्रियास। इसी अग्न्याशय में अगर कभी आपसे बात होती है तो उसको ध्यान रखना है, अग्न्याशय का एक हिस्सा होता है लैंगरहैश, लैंगरहैश, और इसी लैंगर का ही एक कोशिका होती है बीटा कोशिका, और इसी बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन। ठीक है, ध्यान रखना, इसी से इंसुलिन निकलती है। अगर कभी आपसे ये चर्चा होती है कि अगर इंसुलिन की कमी होती है तो रोग बताइए, तो रोग आप कह सकते हैं कि इसी को शुगर कह सकते हैं, इसी को आप मधुमेह कह सकते हैं, है ना, इसी को आप डायबिटीज कह सकते हैं, डायबिटीज। तो कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है इस बात की शुगर या मधुमेह क्या होता है, तो आप बताइएगा इंसुलिन की कमी से होता है ना। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अगर डायरेक्टली पूछते हैं तो अग्न्याशय से आप बताइए, अग्न्याशय में कहाँ से है, लैंगरहैश से। अगर ये पूछते हैं तो आप बताइए बीटा कोशिका से निकलता है ना। इंसुलिन से संबंधित रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। बेटिंग और वेस्ट, बेटिंग और वेस्ट कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये दो वैज्ञानिक थे, है ना, दोनों वैज्ञानिक थे, कई बार पूछा गया इस प्रकार से, है ना। इंसुलिन से संबंधित पूछा गया है कि कौन से दोनों वैज्ञानिक रहे, तो आप बेटिंग और वेस्ट बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें से कि बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे के प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न इसमें से कि बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ना। तो बात किस पे कर रहे हैं, थोड़ा सा बात त्योहारों की हम लोग कर लेते हैं कि त्यौहार कौन कौन से बड़े फेमस में हैं। जैसे पहला आपसे त्यौहार है बिहू, बताइए तो बिहू कहाँ होता है, असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ऐसे ही इसी से संबंधित जब त्यौहार की बात कर रहे हैं तो आपको दो तीन त्यौहार आपको पता होना चाहिए, जैसे पोंगल है, इसी में ओणम है, इसी में छठ पूजा है, छठ पूजा आपको ये सब पता होनी चाहिए। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार है। ओणम की बात कर रहे हैं तो केरला का त्यौहार है। छठ पूजा की बात कर रहे हैं तो बिहार का त्यौहार है। इसी में एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं लोशांग बताइए, इसी में बताइए चाप चार कुट बताइए, इसी में बैसाखी, बैसाखी और लोहड़ी बताइए। तो लोशांग जो होता है वो सिक्किम में है, लोशांग सिक्किम में है। चाप चार कुट कहाँ है, तो मिज़ोरम में है। बैसाखी की बात कर रहे हैं तो कहाँ है, पंजाब में है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये सब सारे हैं, है ना। और कुछ ऐसे इनको बात करिए जैसे बिहू, बिहू में आप एक शब्द पकड़िए बहू, है ना। और हर घर की जो बहू होती क्या होती है, वो असम होती है। असम यानी कि बहुएं जो होती है समान नहीं होती हैं, है ना, बहुओं को समान दर्जा नहीं मिलता, वो हर घर में क्या होती है, असम होती है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, इसमें पोंगल में एक शब्द लिखा है, पोंगल नहीं लिखा है, पागल लिखा है, पागल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि तू कैसे मिलता है, पागल जैसा मिलना, पागल जैसा तेरा मिलना। तो दो तीन चार बार आप ऐसे कुछ करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओणम की बात करें, इसमें शब्द आता ओम, और ये है केरला, केरला में केला, यानी कि जब कथा इस प्रकार से सुनी जाती है तो केले का पौधा होता है ना। ओम ये ईश्वर को है और ये केला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही जितने त्यौहार हैं इनको थोड़ा सा याद करना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला इसमें से प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, चल रहे हैं बात कर रहे हैं विटामिन सी की। विटामिन जो सी है, ये कह रहे हैं कि विटामिन सी का कई प्रश्न इसमें पूछे आते हैं। पहला तो ध्यान रखिए कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो एस कार्बिक एसिड होता है,
एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि विटामिन सी की जो कमी होती है, इस विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो आप बताइएगा स्कर्वी रोग होता है ना। स्कर्वी जो रोग होता है ना, वो मसूड़ों से संबंधित रहा है। और स्कर्वी जो रोग है, इस रोग को क्या कहा जाता है? ये इसे बोला जाता है, ये नाविकों का रोग है ना। और विटामिन की कमी से होने वाला, जब भी कभी होती है विटामिन की, किसी भी विटामिन की अगर बात हो रही कमी से, पहला रोग है ये, है ना। सबसे पहला किसी भी विटामिन की कमी से होने वाला सबसे पहला जो रोग है, वो रोग कौन सा है आपका? तो आप बता सकते हैं कि वो स्कर्वी है, मसूड़ों से संबंधित रहा है। और क्या प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि दूध में नहीं, कई बार है दूध में नहीं पाई जाती है, तो जवाब क्या है आपका? विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ठीक। फिर प्रश्न ये है कि मूत्र से उत्सर्जित बताइए, मूत्र से उत्सर्जित विटामिन इनमें से कौन सा होता है? तो जवाब क्या है आपका? सी होता है। ठीक। तीसरा प्रश्न इसमें है कि अगर प्रश्न ये है कि शरीर को सर्वाधिक आवश्यकता किस विटामिन की होती है? तो जवाब क्या दीजिए? विटामिन सी। अगला प्रश्न ये है कि अगर प्रश्न ये है कि उष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? सी। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि सबसे उत्तम स्रोत की बात होती है, कि विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत की बात होती है, तो सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। आंवले का जो विटामिन होता है वो गर्म करने पे भी खत्म नहीं होता है, जबकि उष्मा के द्वारा सबसे पहले अगर कोई विटामिन नष्ट होता है तो विटामिन कौन सा है? वो सी है। ठीक। और इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर किसी ऐसा प्रश्न आता है कि धूम्रपान कोई व्यक्ति करता है और धूम्रपान के अलावा अगर वो मदिरा पान करता है, तो धूम्रपान और मदिरा पान करने वाले में इसमें किस प्रकार की विटामिन की कमी हो जाती है? तो जवाब क्या दीजिएगा? विटामिन सी। और अंतिम प्रश्न ये है कि विटामिन सी से बात कर रहे हैं, अगर आपसे प्रश्न ये है कि किसी भी मांसाहारी में नहीं पाई जाती, किसी भी मांसाहारी में नहीं पाई जाती है, तो ऐसे विटामिन का नाम बताइए। तो आप बताइएगा उसका नाम क्या है? विटामिन सी। किसी भी सब्जी में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसी भी सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये सब बात रही विटामिन सी पर और त्यौहार पर। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आज की क्लास के अंतर्गत में इतना ही सारी चीज़ें रही। आपको वीडियो कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ बहुत सारे बच्चों तक मिल सके। आपकी जीएस बहुत कमज़ोर है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे ही यात्रा लगातार करते रहिए। कम समय में बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम निकले, आप सफल हों, यही मेरी इच्छा है, और इसी के लिए प्रयास की चल रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों तक हम लोग पहुँचें, ताकि आपका कम समय में एक बेहतर रिवीजन हो, वो भी ऐसे प्रश्नों के साथ जो कंपटीशन में पूछे आते रहें। ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।